हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बच्चों हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम आई से इंडिकेट करते हैं। अब सबसे पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उसका एप्लीकेशन क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चंस आपके नीट एज वेल एज जेई में पूछा जाता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कार्बन का चेन है, इस तरह से कार्बन का चेन लगा हुआ है और उस चेन के एंड में आपने कोई ग्रुप लगा दिया। लेट अस से यहाँ पे मैंने एक Cl लगा दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो कार्बन के साथ जो Cl कनेक्टेड है ये बॉन्ड कंप्लीटली पोलर है, क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पार्शियल ही शिफ्टिंग हो रही है इसलिए पार्शियल चार्जेस का अपीयरेंस होता है। अब अगर Cl की तरफ पार्शियली आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो चुका है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसकी वजह से ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो हमारा डेल्टा प्लस वाला कार्बन है ये क्या करेगा, अब सामने वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके अट्रैक्शन की वजह से सेकेंड कार्बन पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इवन दो this charge is having less magnitude as compared to the charge present on the first carbon। इसी तरह से सेकेंड वाले कार्बन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज के डेवलप होने की वजह से वो नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ स्लाइटली विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से थर्ड कार्बन पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का जो देखा गया है उसे 3 कार्बन तक ही देखा गया है, फोर्थ कार्बन या फिफ्थ कार्बन तक के उसके इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्शियली शिफ्ट हो चुका है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जिसकी वजह से उसको दे चुका है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और करस्पॉन्डिंगली ये जो कार्बन का चेन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो चुका है। इसी तरह के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या खूबी होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैं एक रिएक्शन कराना चाहती हूँ CH3Cl और यहाँ पे लेटर से कोई मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH नेगेटिव, ठीक है, और सपोज ये रिएक्शन मैं कराना चाहती हूँ। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि Cl फिर से कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा Cl की तरफ, और पार्शियली Cl की तरफ जब शिफ्ट होगा तो Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये जो कार्बन है उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यही पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे क्रिएट हुआ है यही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने देगा और यहाँ से Cl को हटा के आपका रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है ये अटैक कार्बन पे कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हुआ है। इमेजिन कीजिए कि आपने इसको एक्सेस अमाउंट में ले रखा है और ये आपका लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कि हमने रिएक्शन किया, इस पूरे रिएक्शन के दौरान हर मॉलिक्यूल जो होगा मिथाइल क्लोराइड का उसके अंदर कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा और Cl पे डेल्टा माइनस आएगा।
अगर हमारा रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, और सिंस इसको हमने लिमिट में लिया है, लिमिटेड अमाउंट में लिया है, तो ये सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के अंदर। इसके कंजप्शन के बाद रिएक्शन कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, CH3Cl बच जाएगा। बट फिर भी अकेले मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होगा बच्चों, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आपका रहेगा ही। मतलब ये जो आपका डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो अराइज हो रहा है, ये परमानेंटली मॉलिक्यूल के अंदर होता है। भले वो मॉलिक्यूल आपका रिएक्शन में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, जब तक ये मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन कर रहा था तब तक भी यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज था, और इस रिएजेंट के कंजप्शन के बाद भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज है। कहने का मतलब है कि ये इफेक्ट हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर मेंटेन्ड होता है जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो, डिफरेंस हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। Second point, it involves partial displacement of sigma bonded electrons towards the more electronegative atom, or I can say group. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि ये जो Cl के अटैच होने के साथ ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ हो गया, Cl की तरफ। तो जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस हो रहा है, उसी की वजह से तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस हुआ है। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्शियली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो आपका शिफ्टिंग हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का Cl की तरफ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर मान के चलिए मेरे पास एल्केन है, इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो कभी भी किसी एटम की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है बच्चों, 0 है। तो जब तक डिफरेंस होता है दो एटम के बीच में, तभी हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है। चौथा पॉइंट, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव नो रोल इन इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। मतलब इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का है, लेटर से इस तरह का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिया है। अब देखिए ये जो कार्बन और Cl है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपका Cl की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सामने वाला जो हमारा बॉन्ड है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। इन सिग्मा और पाई के बीच में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान में रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ही डिस्प्लेसमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हैं या नहीं है, उससे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का इंडक्टिव इफेक्ट में कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। मतलब जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इसी डायग्राम के अंदर एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इमेजिन कीजिए मैंने इसको फर्स्ट कार्बन कहा, इसको सेकंड कार्बन कहा, इसको थर्ड कार्बन कहा, इसको फोर्थ कार्बन कहा। अब आप देख सकते हैं पहले कार्बन पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, सेकंड पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज हुआ है और थर्ड पे भी पॉजिटिव चार्ज का कुछ अपीयरेंस हुआ है।
अगर हम इस कार्बन के चेन में Cl को लगा दिए हैं या किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अगर हम इस चेन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन से कार्बन से करेगा? पहले कार्बन से, उसके बाद सेकेंड कार्बन से करेगा, और सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन को कौन से कार्बन की तरफ से खींचेगा? थर्ड कार्बन से। मतलब कह रही हूँ मैं कि जैसे जैसे हमारा ये ग्रुप कार्बन के साथ डिस्टेंस बनाता चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो ताकत होगी, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का जो पावर होगा वो भी कम होता चला जाएगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे उसका इफेक्ट क्या होगा? कम होना शुरू होगा। मतलब Cl सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पहले कार्बन से विड्रॉ करेगा, फिर करेगा दूसरे कार्बन से, और सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये कहाँ से करेगा? थर्ड कार्बन से। क्यों? क्योंकि पहले कार्बन से Cl का डिस्टेंस सबसे कम है, तो यहाँ पे ये अपना इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगा पाएगा। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे इसका इफेक्ट भी क्या होगा बच्चों? कम होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 6, ये एक वीक इफेक्ट होता है। ये ध्यान रखेंगे सब लोग, इंडक्टिव इफेक्ट को हम वीक इफेक्ट मानते हैं। रीज़न बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली में क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड होते हैं दो एटम के बीच में। तो जब दो एटम के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपका टाइटली हेल्ड होगा तो उसको शिफ्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? वीक इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल इन दिस इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो बेसिकली कार्बन का जो ऑर्बिटल होगा और Cl का जो ऑर्बिटल होगा ये दोनों आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस ओवरलैपिंग की बात करें तो इस ओवरलैपिंग के अंदर जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आपका सपोज कार्बन के ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन आपका Cl के ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, जब कार्बन और Cl के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है जब वो पार्शियली शिफ्ट होता है Cl की तरफ, तो उस टाइम पे भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ऑर्बिटल में मौजूद है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल को कंप्लीटली नहीं छोड़ेगा, वो पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा Cl की तरफ, बट वो अपने ऑर्बिटल के अंदर ही मेंटेन्ड होता है, वो अपने ऑर्बिटल को कभी भी नहीं छोड़ता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा हम इस एरो से शो करेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं कार्बन और Cl के बीच में जो Cl है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमारा क्या है, कार्बन पे डेल्टा प्लस आ चुका है। तो इसका मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पे हुआ है, कार्बन से Cl की तरफ हुआ है। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस तरह के एरो से दिखाते हैं। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों दो तरह के होते हैं। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट, जिसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहा जाता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होते हैं। मतलब प्लस आई ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो सारे ग्रुप्स आपका क्या होता है बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। उनका काम होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली डोनेट कर देना। जैसे अगर हम इसी के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन और Cl के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि कार्बन और Cl के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली शिफ्ट हो रहा है Cl की तरफ। तो अगर ये Cl की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो कार्बन का चेन है, ये कार्बन का चेन बेसिकली क्या कर रहा है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली डोनेट कर रहा है। किसको, Cl को डोनेट कर रहा है। तो ये चेन आपका किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस आई की तरह, क्योंकि प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना। अब देखिए प्लस आई में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहले
अल्काइल ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो सारे प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो यूजुअली आपके प्लस आई ग्रुप्स के अंदर आता है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, जितने ज़्यादा कार्बन आपके अल्काइल ग्रुप्स में रहेगा उतना ही उसका प्लस आई इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1 कार्बन का अल्काइल है मिथाइल, 2 कार्बन का अल्काइल है इथाइल और 3 कार्बन का अल्काइल है प्रोपाइल। अगर इनको गौर से देखा जाए तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द अल्काइल ग्रुप, मोर विल बी इट्स प्लस आई इफेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा प्लस आई हमारा होगा किसका, प्रोपाइल का, फिर होगा इथाइल का, और सबसे लीस्ट प्लस आई किसका होगा बच्चों, मिथाइल का होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप। आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे अल्काइल ग्रुप जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसे केस में आपको देखना ये है कि किस अल्काइल ग्रुप की डिग्री ज़्यादा है। जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसका प्लस आई नेचर भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर इस एग्जाम्पल्स को आप गौर से देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, इसका ये कार्बन जो किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड होगा, ये कार्बन की डिग्री कितनी है बच्चों, 1 डिग्री है। इसी तरह से अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, क्योंकि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। और इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस आ जाता है तो हम कहेंगे जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कार्बन नंबर सभी जगह पे सेम है तो आप देखिए डिग्री किसकी ज़्यादा है, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसका प्लस आई पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 3 डिग्री वाले का 3 डिग्री अल्काइल वाले का प्लस आई पावर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होगा एंड 2 डिग्री का 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप वाले कार्बन से ज़्यादा होगा। नाउ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हम कहते हैं कि ऑल द अल्काइल ग्रुप्स आर यूजुअली प्लस आई ग्रुप, बट इसका भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इन द सेंस जहाँ पे मेटल आपका कार्बन से कनेक्टेड होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, RLI, जिसको अल्काइल लिथियम कहा जाता है। एंड वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX जिसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है वो मेटल के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3Li, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल लिथियम। तो यहाँ पे कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम लिथियम को कार्बन के साथ कनेक्ट किए हैं तो लिथियम तो मेटल है और मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, तो अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो गेन कौन करेगा, गेन यहाँ पे ये कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप करेगा। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब अल्काइल ग्रुप मेटल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल एटम, मेटल की खासियत हमेशा होगी इलेक्ट्रॉन को देने की। तो जब मेटल आपका इलेक्ट्रॉन देगा तो रिसीव कौन करेगा, अल्काइल ग्रुप करेगा। और रिसीव करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपका क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इनको बस आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह आते हैं प्लस आई सीरीज़ के ऊपर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। प्लस आई सीरीज़ से बहुत क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली नीट एज वेल एज जेई में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्लस आई सीरीज़ को ध्यान से देखिए। ये हमारा प्लस आई सीरीज़ है जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फॉर्म किया गया है। हाइड्रोजन को रेफरेंस माना जाता है, हाइड्रोजन इज़ अ रेफरेंस एलिमेंट, और इसी के रेफरेंस में बाकी ग्रुप्स का प्लस आई कंपेयर किया जाता है और मेजर किया जाता है।
जितने भी इसको, इस ट्रिक को आप याद कैसे रख सकते हैं, इसको आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बच्चों आप गौर से देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 4 स्पीशीज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड रेस्ट अदर आर न्यूट्रल। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगा और दूसरी तरफ अगर आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज है, तो बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, द प्लस साई इफेक्ट ऑफ प्लस साई पावर ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर मोर एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरी बात, अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के बीच में ही कैसे कंपेयर किया जाए, तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जैसे अगर हम CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव एंड O नेगेटिव के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डोनर हमारा कार्बन है, यहाँ पे डोनर हमारा नाइट्रोजन है और यहाँ पे डोनर हमारा ऑक्सीजन है। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों डोनर में किसके पास ज़्यादा है? ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की, और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लीस्ट आपका कौन है इन तीनों में? कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता क्या है एक्चुअली में बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम को जब हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी खासियत क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की, अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है तो उसका मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी कम है। इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी सबसे लीस्ट होगी ना, उसी के पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? कार्बन, फिर होगा नाइट्रोजन, और सबसे वर्स्ट डोनर कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ये सीक्वेंस आई होप सब लोग याद रख पाएंगे। अब इन दोनों के बीच में भी कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही ऑक्सीजन बेस्ड है, ये भी O नेगेटिव है, ये भी O नेगेटिव है, फिर भी यहाँ पे O नेगेटिव को आगे क्यों रखा और COO नेगेटिव पीछे क्यों है? तो इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। देखिए, O नेगेटिव है एक तरफ और एक तरफ है आपके पास COO नेगेटिव। अब अगर आप इस कार्बोक्सिलेट आयन को गौर से देखेंगे तो है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही, ये भी डोनर ऑक्सीजन है, ये भी डोनर ऑक्सीजन है। बट एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि COO नेगेटिव के अंदर नेगेटिव चार्ज आपका थोड़ा बहुत रेजोनेंस में आ चुका है इस डबल बॉन्ड के साथ, और रेजोनेंस में आने की वजह से इसका कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रेजोनेंस में यूज़ हो चुका है, और रेजोनेंस में यूज़ होने की वजह से ना ये उतना ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा जितना कि ये कर पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा डोनर कौन होता है? जो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, जो 100% अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूज़ कर पाए। बट इसका कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुका है? रेजोनेंस में खर्च हो चुका है, और इस वजह से इसका जो प्लस साई पावर होगा वो इसके प्लस साई पावर से क्या होगा बच्चों? थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को जो स्टार्टिंग के 4 सीक्वेंस है ये अब आप लोग याद रख पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि सबसे ज़्यादा उसी का डोनेशन टेंडेंसी होता है जिसका डोनर एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम, लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अब आते हैं बाकियों में। तो जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा, जितने ज़्यादा कार्बन एटम होगा अल्काइल ग्रुप के अंदर, उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल का होगा, फिर आइसोप्रोपाइल का होगा, फिर इथाइल का होगा, और उसके बाद होगा मिथाइल का। और अमंग
द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा ट्रिटियम का होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, एंड देन होता है यहाँ पे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को हम रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे मानते हैं। इसका जो प्लस आई पावर लिया जाता है इसको 0 माना जाता है, और इसी के रेफरेंस में बाकी एलिमेंट या बाकी ग्रुप्स का हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस आई पावर या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को मेजर करते हैं। ना एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है Ct3 इज ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या कहा, प्लस आई पावर ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एंड देन प्रोटियम। तो अगर कार्बन के साथ 3 ट्रिटियम ग्रुप्स लगे हैं और एक तरफ अगर कार्बन के साथ 3 प्रोटियम लगा हुआ है, तो किस ग्रुप का प्लस आई पावर ज़्यादा होगा, जिसमें 3 ट्रिटियम लगा है। तो इसलिए Ct3 का प्लस आई पावर CD3 से ज़्यादा होता है और CD3 का CH3 से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर सपोज आपके पास एक मिथाइल है, अब जैसे जैसे आप हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते चले जाओगे अप टू ऑल द हाइड्रोजन कंज्यूम्ड बाय ड्यूटेरियम, तो वैसे वैसे उसका प्लस आई पावर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ड्यूटेरियम का प्लस आई क्या होता है, ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा डी होगा उतना ज़्यादा आपका उसका प्लस आई पावर होगा। इसलिए CD3 का CH2 से ज़्यादा है, CH2 का CH2D से ज़्यादा है, और CH2D का बच्चों क्या है, मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, मतलब इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना। अब हमारे पास 2 तरह के स्पीशीज ऑर्गेनिक में होते हैं। एक स्पीशीज होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक स्पीशीज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एक स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन रिच। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ कोई प्लस आई ग्रुप कनेक्ट कर देंगे, तो प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हम किसको कहते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो अगर हम ऐसे स्पीशीज के साथ कोई प्लस आई ग्रुप लगा देंगे, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, और इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत भी है। तो इस तरह से प्लस आई ग्रुप आपका क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। मतलब अगर कोई प्लस आई ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ लगा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी कम होने लगती है, और जब उसकी डेफिशिएंसी कम होने लगेगी ना, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की बात करें, एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम ऐसे स्पीशीज के साथ कोई प्लस आई ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं, तो प्लस आई ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को देना। अब इसके पास पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो रिच है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो जब पहले से इलेक्ट्रॉन होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो और इलेक्ट्रॉन उसको देना शुरू कर दे, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन मिलने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। सो याद रखिए, प्लस आई ग्रुप आपका क्या करेगा बच्चों, डीस्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को, बट ऑन द अदर हैंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट बच्चों क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है एक तरह से। अब माइनस आई सीरीज को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है मैंने, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपका इंडक्टिव इफेक्ट का आता है ऑर्गेनिक में। थ्रू आउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको माइनस आई का सीक्वेंस, प्लस आई का सीक्वेंस बहुत जगह पे यूज़ में आते हैं,
इसलिए इन दोनों सीक्वेंस को ज़रूर याद रखिएगा। और दोनों सीक्वेंस को याद रखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दिए हैं, आप उनको याद रखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी यूज़फुल होगा ऑर्गेनिक को समझने के लिए। नाउ माइनस आई सीरीज को याद कैसे रखेंगे? वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, किसी भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कितनी टेंडेंसी है, वो मेजर सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही किया जा सकता है। तो ये भी सीरीज एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही तैयार किया गया है, जिसमें हाइड्रोजन को हमने फिर से रेफरेंस ले लिया है और इस एलिमेंट का जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसको ज़ीरो एज्यूम किया जाता है, और इसी के रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कितनी ताकत है उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस को याद रखेंगे। सीरीज को याद रखने के लिए क्या है सीक्वेंस? NF3 प्लस सबसे हाईएस्ट होता है अलॉन्ग विथ NR प्लस 3, उसके बाद NH3 प्लस NO2 सल्फोनिक, साइनाइड, CHO, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OR एल्कोक्सी ग्रुप, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 इज अमीन ग्रुप, देन यहाँ पे अल्काइन है, उसके बाद फिनाइल है, उसके बाद इथीन है, एंड देन आपका हाइड्रोजन है। याद क्या रखेंगे? ना फरा, ना रितेश, ना हिमेश, ना ओमकार, इसको S स्टैंड फॉर सलमान, CN यहाँ पे सीना, और CHO हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, जिसका हमने यहाँ पे अली ले लिया है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ना फरा, ना रितेश, ना हिमेश, ना ओमकार, सलमान, सीना, अली का, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, और उसके बाद ये आप लोगों को याद रखना है अल्कोहल, अमीन, अल्काइन, बेंजीन है। मतलब ये सारे ग्रुप्स भी क्या है? माइनस आई के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये जो सीक्वेंस है, ये एक जस्ट एक सिंपल सा लाइन बनाया गया है, एक फ्रेम को तैयार किया गया है, और उसके बाद ये ग्रुप्स भी हमने क्या किया है? इस माइनस आई सीरीज के अंदर मौजूद है। इसलिए इनको याद रखने के लिए क्या लिखा है मैंने? अल्कोहल, अमीन, अल्काइन, बेंजीन है किसके अंदर? माइनस आई सीरीज के अंदर। तो इसको एक बार और रीड कर लेते हैं। ना फरा, ना रितेश, ना हिमेश, ना ओमकार, सलमान, सीना, अली का, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, और अल्कोहल, अमीन, अल्काइन, बेंजीन। मतलब इसको याद रखने के लिए मैंने क्या लिखा है? बेंज प्लस इन। ठीक है, बेंजीन है। नाउ माइनस आई का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हमने कहा, माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स। अब लॉजिकली थोड़ा सा समझते हैं कि मेरे पास दो स्पीशीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जैसा कि अभी हमने प्लस आई के लिए भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है पहले से। अगर हम इसके साथ कोई माइनस आई ग्रुप लगा देंगे तो माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि अगर ये पहले से डेफिशिएंट है, पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा लिया जो और भी इलेक्ट्रॉन को इससे खींच लेगा, तो इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी बढ़ा देगा, और जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? माइनस आई इफेक्ट आपका डीस्टेबलाइज कर देता है किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर उनके साथ कोई माइनस आई ग्रुप आप लगा देते हो तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है? कम कर देता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अवेलेबल है देने के लिए, ठीक है, उसके साथ अगर आप कोई माइनस आई ग्रुप लगा दोगे तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? उससे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जब विड्रॉ करेगा तो इस स्पीशीज पे कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। जब चार्ज कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को स्टेबलाइज करता है। सो रिमेंबर ऑलवेज, माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेस electron rich species while it destabilizes electron deficient species. Now सेकेंड हमारा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1,
सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, तो कार्बन के साथ सपोज 3 Cl लगा है, सेकेंड वाले में 2 Cl है, तीसरे वाले में 1 Cl और चौथे वाले में बिल्कुल भी Cl नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हमने क्या लिया है, रेफरेंस एलिमेंट। इसका माइनस आई कितना होता है, 0। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम एक एक करके अब हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करते जा रहे हैं, Cl के साथ रिप्लेस करते जा रहे हैं। और Cl क्या है, एक अच्छा माइनस आई ग्रुप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम Cl लगाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर उसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से सबसे अच्छा इन चारों में माइनस आई ग्रुप कौन है, CCl3, फिर है आपका CHCl2, फिर है आपका CH3Cl, एंड सबसे वर्स्ट आपका माइनस आई कौन है इन चारों में, मिथाइल ग्रुप है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर सपोज आपके पास एक अल्काइन है, ये ग्रुप लगा है किसी भी चेन में, सेकेंड वाले चेन में लेटर से इसको लगा दिया और तीसरे वाले कार्बन चेन में लेटर से मैंने ये लगा दिया। अब आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि इन तीनों में सबसे अच्छा माइनस आई कौन है। तो देखिए, ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये sp कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन आपका कौन है बेटा, sp2 है। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन आपका यहाँ पे कौन है, sp3 है। अब गौर से देखा जाए तो sp, sp2 एंड sp के बीच में, sp3 के बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, sp का। sp का कितना परसेंट एस कैरेक्टर होता है, 50%। sp2 का कितना होता है, 33.3%। और sp3 का कितना होता है, 25%। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होती है, उतना ज़्यादा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल होगा, उतना ही ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर होगी। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन कर सकता है, sp वाला ग्रुप कर सकता है, फिर sp2 वाला ग्रुप कर सकता है, और फिर आपका कौन करेगा, sp3 वाला ग्रुप करेगा। मतलब कहने का ये है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है उसका माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी डबल बॉन्डेड sp2 वाले से ज़्यादा है, और डबल बॉन्डेड sp2 वाले से sp2 वाले का sp3 वाले से ज़्यादा होता है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसमें हमने आज के क्लास में इंडक्टिव के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि इंडक्टिव का एप्लीकेशन क्या क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं। एंड बिफोर दैट आपको ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये सीरीज़ याद होने चाहिए, माइनस आई का सीरीज़ एज वेल एज प्लस आई का सीरीज़, और दोनों सीरीज़ को किस तरह से एग्ज़ाम्स के लिए याद रखना है उसका भी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम इस इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।